वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम डेडिकेशन टू एजुकेशन। सो गाइज, आज से एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे एनसीईआरटी का सार संग्रह। जो है एक बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जो बुक है वो एनसीईआरटी का सार संग्रह, वो महेश कुमार वर्णवाल की है। काफ़ी अच्छी बुक है, वो सभी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट बुक है। एनसीईआरटी का उसमें केवल सार दिया है और फैक्ट वाइज सब दिया गया है, तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल बुक है। तो आज से मैं आपका एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसके अंतर्गत मैं आप सभी दोस्तों को प्रोवाइड कराऊंगा सब्जेक्ट वाइज उस एनसीईआरटी का सार, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज आपका यहाँ पे सीरीज वो चलेगी। तो आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज आपका सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। तो उसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है आज उसी पे मैं डिस्कस करूँगा और उसके बाद मैं आपका एक चैप्टर आज स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले हमको ये जानना बेहद ज़रूरी होता है कि किसी वो सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमको उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है और उसके बाद में आपका जो ये चैप्टर फर्स्ट होगा वो आज चैप्टर आपका फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना हमको है। तो दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर क्या है? फर्स्ट चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। फर्स्ट चैप्टर क्या है? भारत का संवैधानिक विकास। सेकेंड है संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए और स्रोत किस किस देश से स्रोत लिए गए हैं। उसके बाद में भारतीय संविधान के भाग, कितने भाग हैं उन पर डिस्कस होगा। उसके बाद आता है आपका भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, कितनी अनुसूचियाँ उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है भारतीय संविधान की विशेषताएँ, यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी विशेषताएँ क्या हैं। उसके बाद डिस्कस होगा। उसके बाद होगा उद्देशिका पे। अब देखेंगे उद्देशिका क्या है, किसे उद्देशिका कहते हैं और इसका क्या मतलब होता है। उसके बाद में संघ व राज्य क्षेत्र, संघ किसे कहते हैं, राज्य क्षेत्र किसे कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस होगा। उसके बाद आपका जो चैप्टर होगा वो होगा नागरिकता, कि यानी किसको भारत की नागरिकता मिल सकती है और किसको नहीं मिल सकती है। तो वहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन हैं और आप लोगों को वहाँ पर अच्छे से समझाया जाएगा। उसके बाद चैप्टर आपका आता है जो मूल अधिकार, मूल अधिकार किसे कहते हैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। उसके बाद जो आपका चैप्टर होगा वो होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद आपका चैप्टर है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य क्या होते हैं। उसके बाद चैप्टर आपका जो होगा वो होगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये दो चैप्टर होंगे। उसके बाद जो आपका चैप्टर आता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। उसके बाद आपका आता है महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब जानेंगे हम लोग कि महान्यायवादी किसे कहते हैं और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे कहते हैं। उसके बाद आपका जो चैप्टर होगा वो होगा संसद। अब जानेंगे संसद क्या है, किससे मिलकर संसद बनती है। तो इन सभी मुद्दों पे मैं वहाँ पे चर्चा करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। उसके बाद आता है राज्यपाल। राज्यपाल किसे कहते हैं, राज्यपाल राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद उच्च न्यायालय क्या है और सर्वोच्च न्यायालय क्या है, तो इन सभी पे डिस्कस होगा। उसके बाद आता है केंद्र राज्य संबंध, जो केंद्र और राज्य के क्या संबंध होते हैं इनके बारे में डिस्कस होगा। उसके बाद आपका आता है आपात उपबंध, कितने प्रकार के उपबंध किए गए, राष्ट्रीय आपात या वित्तीय आपात, इन सारे जितने भी आपात उपबंध किए गए उन सारे उपबंध पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका जो चैप्टर होगा वो होगा वित्त आयोग, यानी वित्त आयोग क्या होता है, उसका गठन कौन करता है और इसका गठन क्यों किया जाता है। उसके बाद आता है नीति आयोग। उसके बाद जो आपका जो चैप्टर होगा वो नीति आयोग होगा। और उसके बाद में जो आपका चैप्टर होगा वो है निर्वाचन आयोग। हम देखेंगे कि निर्वाचन आयोग क्यों नियुक्त किया जाता है और क्या होता है, इस सभी पे डिस्कस करूँगा। उसके बाद है आपका प्रमुख आयोग, जितने भी आयोग हैं उनका क्या क्या कार्य होता है उन सभी पे डिस्कस होगा। उसके बाद आता है चैप्टर जो होगा राजभाषा। राजभाषा के बाद आपका जो चैप्टर होगा वो पंचायती राज एवं नगर पालिका। जो पंचायती राज देखेंगे और उसमें देखेंगे कि जो पंचायती राज किसे कहते हैं और नगर पालिका किसे कहते हैं। उसके बाद आता है आपका लास्ट चैप्टर, नहीं ये भी है, ये एक लास्ट ही यहाँ सा चैप्टर समझो, संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन के बारे में देखेंगे कि संविधान संशोधन कैसे होता है और उसको कौन कर सकता है। उसके बाद आपका जो चैप्टर होगा विविध, ये लास्ट चैप्टर है। तो चलिए दोस्तों, आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर आपका होगा आज? तो आज आपका जो फर्स्ट चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। तो आपका जो चैप्टर होगा आज स्टार्ट वो भारत का संवैधानिक
विकास, इसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। और आप सभी लोग, आपको याद रखना है कि आपकी क्लास जो होगी वो डेली 2 PM पे, डेली PM पे लाइव होगी। कितने PM पे? 2 PM पे डेली लाइव क्लास होगी आप लोगों की। तो सभी लोग हमारे साथ में 2 PM पे जुड़ जाइएगा और सभी लोग इस वीडियो को लाभ उठाइएगा। और जो ये सीरीज होने वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, काफ़ी इससे क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनते रहते हैं, क्योंकि NCERT से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करेंगे, जितने भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे सभी दोस्तों को वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे सभी दोस्त इस वीडियो से जुड़ सकें और इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या है? फर्स्ट चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ की गई? कलकत्ता में। कब? 1774 ईस्वी में। उसके बाद आता है क्या है? भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो भारत के प्रशासन में जो भारतीय थे उनको भाग लेने का अधिकार चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ था। उसके बाद है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई थी? तो जो भारतीय विधान परिषद थी उसको बजट पर बहस करने की जो शक्ति प्राप्त हुई थी वो भारत परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत प्राप्त हुई थी। ये चीज़ें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। और आप लोग सभी लोग इसको सुनिएगा अच्छे से और चीज़ों को याद करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? तो जो केंद्रीय विधानमंडल था वो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम द्विसदनीय बनाया गया था। उसके बाद है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसके अंतर्गत जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो अध्यादेश जारी कर सकता है? तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसके अंतर्गत ही भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत का संवैधानिक विकास, यानी जो भारत का संवैधानिक विकास है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या था, उसके बाद में कब से कब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रहा, और उसके बाद में कब से कब तक ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रहा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद है केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो केंद्र में जो भारत शासन अधिनियम था 1935 का, उसके अंतर्गत ही केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो जो ब्रिटिश शासन था तो उसमें भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय शासन का प्रावधान था। नेक्स्ट है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में था? तो जो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का जो प्रावधान था भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत था। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि जो भारत शासन अधिनियम था ये इससे काफ़ी अधिनियम बनाए गए। तो ये चीज़ याद रखना है। तो ये जो 1935 का अधिनियम था इसके अंतर्गत काफ़ी कार्य किए गए हैं। भारत के संविधान के केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर ही आधारित है। यानी जो केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 पर ही आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो जो भारत का जो निर्वाचित संविधान सभा था उसका जो संविधान का निर्माण को प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। किसके? क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था।
भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। और कब किया गया था? ये 1946 में किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य लिया गया था। कितनी? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य लिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों की चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे अंतरिम सरकार दिए गए हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से विभाग आते हैं, मतलब जो अंतरिम सरकार है, उसके बाद में यहाँ पे सदस्य हैं और किस सदस्य के अंतर्गत कौन सा विभाग धारित था, तो यहाँ पे दिया गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग अवॉइड करते हैं। उसके बाद देखते हैं भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो जो भारत की संविधान सभा थी उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर वी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। तो जो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप था वो सर वी.एन. राव के द्वारा ही तैयार किया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो भारतीय संविधान सभा का स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया था? तो ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। और भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो आप लोगों को याद रखना है, जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था उसके काल में संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? कुल 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान सभा के निर्माण में कुल संविधान में कुल कितना समय लगा हुआ था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा हुआ था भारतीय संविधान के निर्माण होने में। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो जो भारतीय संविधान सभा थी उसके संवैधानिक सलाहकार सर वी.एन. राव थे। कौन थे? सर वी.एन. राव। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो जो भारतीय संविधान सभा थी उसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। किसने की थी? और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो भारत का जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। लेकिन ये पूर्णतः लागू कब हुआ था? ये पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था। संविधान सभा के बारे में जानते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। यानी जो इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ और जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ और जबकि ये 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित किया गया था।
कब? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो इसको भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब यहाँ पे कुछ समितियाँ दी गई हैं, उनके अध्यक्ष दिए हैं, तो देखते हैं। तो जो संघ शक्त की समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो नेहरू जी थे। संघीय संविधान समिति जो थी उसके भी अध्यक्ष नेहरू जी थे। और जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो वल्लभ भाई पटेल जी थे। और जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन? भीमराव अंबेडकर। और जो मौलिक अधिकारों का एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति थी उसके भी जो अध्यक्ष थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक राज्यों के लिए समिति बनाई गई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो कार्य संबंधित जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष जो थे वो जीबी मौवलंकर थे। अब यहाँ पे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में वो तो अध्यक्ष है, उसके बाद में 6 अन्य सदस्य भी थे। यहाँ पे नाम दिए गए हैं तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम छोड़ते हैं। उसके बाद में देखते हैं संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो जो प्रारूप समिति थी उसका जो गठन किया गया था उसका गठन 26 अगस्त 1947 को किया गया था। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो जो इनका निर्वाचन हुआ था वो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। किससे? बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। तो दोस्तों हमने एक चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। तो आज एक ही चैप्टर कंप्लीट करते हैं। अब कल हम लोग देखते हैं संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू रेगुलर क्लास आप लोगों की चलेगी और प्रतिदिन आपको याद रखना है, प्रतिदिन 2 PM पे आप लोगों की क्लास होगी यहाँ पे। और आप लोग रेगुलर हमारे साथ रहिएगा और काफ़ी ये वीडियो हेल्पफुल है, काफ़ी एनसीईआरटी से क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलिए दोस्तों, और हाँ पीडीएफ के लिए सभी लोग जितने भी पीडीएफ जिसको चाहिए हो, पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप आसानी से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। और जितने भी नए लोग जुड़े हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे हमारी आने वाली समस्त वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे सभी दोस्त इस वीडियो से जुड़ सकें और वीडियो को लाभ उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।